हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर रहे थे, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, यानी जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था, वो ब्रिटिश रूल में कैसा था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट. India was a well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textiles, iron goods, wooden goods, ivory work, and precious stones. But the British converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. It was all due to discriminatory policy of trade and tariff pursued by the British government. तो इसमें वो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में जो इंडिया थी ना, फॉरेन ट्रेड में उसका बहुत ही बड़ा ही दर्जा था, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया ना इंडिया में, तो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड में एमिनेंस थी ना, वो ख़त्म हो गई। और तो और फिर इंडिया जो था ना, उस वक्त पे क्या कहलाता था एंशिएंट टाइम्स में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया ना मतलब बहुत अच्छा जाना माना कंट्री थी ऐसी, जो कि एक्सपोर्टर बनी जाती थी फिनिश गुड्स की, जैसे कि फाइन कॉटन की, सिल्क की, टेक्सटाइल की, आयरन गुड्स की, वुडन गुड्स की, आइवरी वर्क की और प्रीशियस स्टोन्स की। प्रीशियस स्टोन्स आप समझ रहे होंगे, जेम्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ये सब। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने ना इंडिया को किस चीज़ में तबलत कर दिया, किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, इस चीज़ में कि जो इंडिया था ना, वो नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। मैं इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी बहुत बार पढ़ी थी। मैं ऐसे बस एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे बिना किसी ड्यूटी के एक्सपोर्ट, क्योंकि कोई ड्यूटी नहीं थी रॉ मटेरियल के। ब्रिटिशर्स ने आके ऐसा कर दिया था, और ब्रिटेन से वो फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे और वो बेचते थे। ठीक है, फिर वो आगे ये भी बोला है उसने कि ये सब ऐसा इसलिए हुआ था, ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो ट्रेड पे थी और टैरिफ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, आगे वो कह रहा है, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं, जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड की जो स्टेट थी ना, जो दशा थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो नीचे ऑब्जर्वेशंस उसने दी है, जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। वही बात आ गई, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसे हम पढ़ते हैं, ओइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, India became net exporter of raw materials and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. On the other hand, it became net importer of finished goods produced by the British industry. Our imports included cotton, silk, and woolen clothes, besides several types of capital goods produced in England. Composition of exports and imports reflected utter backwardness of the Indian economy. ठीक है, अब जो हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन इकोनॉमी का, उसके चलते क्या हुआ, जो इंडिया था ना, वो नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जिसमें क्या आता था, कच्चा सूत, कच्ची रुई, कच्चा सिल्क, कच्चा जूट, कच्चा वुल, ठीक है ना, इंडिगो हो गया, शुगर हो गई, ये सब का एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन चुका था ब्रिटिश इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस हुए होते थे, जिसमें क्या इंक्लूड था, कॉटन हो गई, एक एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, रॉ कॉटन, और वो इंपोर्ट क्या हो रहा था, फाइन कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, और जितने भी कैपिटल गुड्स थे जो कि इंग्लैंड में प्रोड्यूस होते थे। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, जिस चीज़ का इम्पोर्ट हो रहा था ना, ब्रिटिशर्स के आने के बाद उस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी कि फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स से पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया उसे इंपोर्ट कर रहा था और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो डाउन होता जा रहा था, और जो इंडियन इकोनॉमी थी वो भी बहुत बैकवर्ड होती जा रही थी। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट आगे आता है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। अब जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था ना, उसमें मोनोपोली कंट्रोल था। ठीक है,
इसे हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस कंटेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था ना कंट्री का, वो मोनोपोली के अंडर आ गया था। मोनोपोली जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था उस पर। ठीक है, और इसी कंटेक्स्ट में दो ऑब्जर्वेशन है जो कि क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है। पहला है, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। 50% से भी ज़्यादा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था ना, वो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ हो गया था। ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, और किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं हो रहा था, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो पा रहा था। 50% से भी ज़्यादा सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद की बात है। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, imports of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स से, रॉ मटेरियल से इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, फिर उससे क्या हो रहा था, जो फिनिश गुड्स था ना वो इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, जिसके लिए क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी ना उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही थी इंडिया में। ठीक है, अब इसके नीचे एक कॉलम है, हम वो पढ़ते हैं। कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो एक चीज़ बना रही थी जो था मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर, क्योंकि इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर उस वक्त सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही शासन चल रहा था और शासन खत्म होता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था ना वो सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही बन के रह गया था, दूसरे किसी कंट्री से नहीं हो पा रहा था। और है आगे, इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री वाइल इंडियाज इम्पोर्ट्स प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था ना उससे सिर्फ क्या जा रहा था, रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, और जो इम्पोर्ट हो रहा था वो हो रहा था इंडिया से, इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री का ही बना हुआ फिनिश गुड्स है, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है ना, उस वक्त इंडियन इम्पोर्ट जो था ना ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहा था, जो कि इंडिया थी। ठीक है, और ये ना मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी के कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, फिर थर्ड पॉइंट आता है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना उस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहा था। ठीक है, लेकिन सिर्फ किस लिए हो रहा था, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए। उससे इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। इतना जो ट्रेड हो रहा था उसमें इंडिया का जरा सा भी बेनिफिट नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, इसे भी हम पढ़ते हैं। इसमें वो कह रहा है, सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम over exports exceeded over imports. It implied a surplus of balance of trade, but note these points carefully. इसमें वो कह रहा है, ये चौंकाने वाली बात थी कि जब ब्रिटिशर्स आए ना, ब्रिटिशर्स के शासन के दौरान क्या था, जो हमारा एक्सपोर्ट था ना वो भी उसने ना हमारे इम्पोर्ट को बढ़ा दिया था। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा था, जो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रहा था। लेकिन ना इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हमें वो अच्छे से पढ़ने हैं, तो हम पढ़ते हैं। This surplus was owing largely to the export of primary goods, not the industrial goods, which is sign of economic backwardness. ठीक है, जो सरप्लस था ना वो किस लिए था, बड़े पैमाने पे प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल गुड्स की वजह से नहीं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट है, द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड इट वाज यूज टू मीट administrative expenses of the British government in the India and expenses of wars fought by the British government। जो ट्रेड सरप्लस था ना वो ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, वो किसके लिए यूज़ हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे ना इंडिया में उसके लिए, और जितनी भी बार ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी ना उसके एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे और वॉर एक्सपेंसेस थे ना, जो कि मतलब क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब जितनी भी हमारी इंडिया की वेल्थ थी ना, इंडिया का जितनी भी हमारी संपत्ति थी वो खराब हो रही थी,
वो ड्रेन की जा रही थी, उसी से सारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंसेस जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्ड होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड होती जा रही थी। तो इसे पढ़ के आप लोगों को समझ आया होगा कि जो सरप्लस ट्रेड था ना, उससे बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो रहा था, इंडिया को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। इस सरप्लस से क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी ही ज़रूरतें पूरी कर रही थी, इंडिया की कुछ ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, अब इसी में ना एक कॉलम है, हम वो पढ़ते हैं। इसी के नीचे है जिसमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, साइड वाला मत देखिएगा जिसमें लिखा है ड्रेन ऑफ इंडिया से, अब मैं उसके नीचे वाला कह रही हूँ। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। सरप्लस जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज only spent to meet administrative and war expenses by the British government in India. These expenses led to a huge drain of wealth as it was not to be used for the investment. Consequently, poverty and backwardness were elevated. वही बात है जो हमने पढ़ी है कि जो मतलब ट्रेड में जो सरप्लस था ना, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और ये जो एक्सपेंसेस थे ना, उसमें क्या हो रहा था, जो इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी ना, वो सारी ड्रेन हो रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ ये एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इसी वजह से क्या हो रहा था, जो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस थी इंडियन इकोनॉमी में, वो बढ़ती जा रही थी। अब हम आएंगे साइड वाले कॉलम पे, ट्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ठीक है, इसमें भी वही सेम बात है, तो इसे हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, बस हम ऊपर ऊपर से इसे हल्का फुल्का पढ़ेंगे। Huge administrative expenses were incurred by the British government to manage their colonial rule in India. जितने भी बड़े पैमाने पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो हो रहे थे, वो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे थे, सिर्फ किस लिए, कॉलोनियल रूल को इंडिया में मैनेज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है, ऑल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वार्स इन परस्यूट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है, और क्या हो रहा था, जितने भी बड़े बड़े एक्सपेंसेस थे ना, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे थे, सिर्फ किस लिए, जो वार होती है ना उन्हें लड़ने के लिए, ताकि वो जो मतलब उनकी जो पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म है ना, उसे वो परस्यू कर सकें। आगे है, ऑल दीज एक्सपेंसेस वर बॉन्ड बाय द इंडियन एक्सचेकर। ठीक है, ये जितने भी एक्सपेंसेस थे ना, किसके थ्रू बॉन्ड किए जा रहे थे, इंडियन एक्सचेकर के थ्रू। फिर फोर्थ पॉइंट है, दिस इम्प्लाइड अ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इससे क्या हो रहा था, जो इंडिया की वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी। दैट्स इट। इसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हम इसे भी कवर अप करेंगे, लेकिन जो इसी टॉपिक में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसे हम दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट, हम इन्हें कवर अप करेंगे अभी। चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ ए स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। हियर वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो जितनी भी डेमोग्राफिक कंडीशंस थी ना, वो क्या एग्जिबिट करती थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी के सारे फीचर्स। ठीक है, अब हम ये कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ये क्या था। इसमें पहला आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट आपको पता ही है, पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हो रहे थे, कितने बच्चे पैदा हो रहे थे एक साल में। ठीक है, और डेथ रेट कितने % लोग मर रहे थे। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 and 40 per thousand respectively. High BR and high DR suggest a state of massive poverty in the country. जितना ज़्यादा बर्थ रेट होता है और जितना ज़्यादा डेथ रेट होता है ना, उसका क्या होता है, ये ना एक कंट्री की मैसिव पॉवर्टी को सजेस्ट करता है। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था, जो बर्थ रेट था ना वो था 48 per thousand और था डेथ रेट जो था वो था 40 per thousand। ठीक है, एक दिन में, या इसमें मेरे ख्याल से बेसिकली एक दिन की ही बात की होगी। एक दिन में क्या था, 1000 लोगों पे 48 लोगों का जन्म हो रहा था और 1000 लोगों पे 40 लोगों की डेथ भी हो रही थी। ठीक है, और इससे क्या हो रहा था, मैसिव पॉवर्टी की और पॉइंट आउट कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, या फिर 1 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी डेथ जो होती है ना, उसका।
infant mortality rate, death rate of children below the age of 1 year was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is 34 per thousand. High infant mortality rate is a sign of poor health care associated with extreme poverty. ठीक है, पहली लाइन में वही आ गया जो मैंने बताया था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो होता है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर. ठीक है, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा था. क्या था, एक दिन में 1000 बच्चों पे 2018 बच्चों की मौत होती थी. और जिसमें कि आज के टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, सिर्फ 34 बच्चों की ही डेथ होती है 1000 बच्चों में से. ठीक है, और ये जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ना, ये भी अच्छी बात नहीं होती. ये एक कंट्री की पुअर हेल्थ केयर को दिखाता है कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है. और तो और ये किस चीज़ से एसोसिएट होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब एक पर्सन की एवरेज लाइफ वैल्यू कि एक पर्सन एवरेज कितना जी सकता है, 60 साल 70 साल कितना. तो हम अब वो पढ़ते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, average life of a person was as low as 32 years, while presently it is 68 years. Low life expectancy reflects lack of healthcare facilities, lack of awareness, as well as lack of means to avail them. ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो होती है एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन. वो उस वक्त कितनी थी, सिर्फ 32 ईयर्स थी. उस वक्त ज़्यादातर लोग क्या आते 32 की एज तक आते आते वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी. और आज के टाइम में क्या है, एवरेज लाइफ है 68 ईयर्स. कोई एक पर्सन हो ना, वो 68 ईयर्स तक तो अच्छे से जीता ही जीता है. ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है ना, ये भी लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मतलब वही कि ज़्यादा दवाई वगैरह का नहीं होता था, ज़्यादा इलाज वगैरह नहीं होता था उस टाइम. तो ये उस चीज़ का है. और लैक ऑफ अवेयरनेस भी, और लैक ऑफ मीन्स टू अवेल. लैक ऑफ अवेयरनेस वही, उस वक्त लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं थी और ज़्यादा ये भी नहीं था कि डॉक्टर के पास लेके जाए. ठीक है, जैसे आज के टाइम में तो क्या होता है, कोई हल्का सा बीमार हो जाए या कुछ हो दे, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो हम दवा दे देते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह को ज़्यादा मान्यता देते नहीं थे और उस वक्त लोग ना कम पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे होते भी नहीं थे. ठीक है, इसके बाद हम ये बॉक्स पढ़ते हैं जो है ये है, इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है हाई मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द मैसेज. जो ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है और ये लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स है किस चीज़ के, बैकवर्डनेस के और पॉवर्टी के. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स वर द प्राइम कॉजेज बिहाइंड द हाई मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, अब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था, बहुत ज़्यादा फेमाइन आती थी और एपिडेमिक्स होते रहते थे. ठीक है ना, जिस वजह से क्या होता था, लोगों की मौतें ज़्यादा होती थी. तो ये भी हाई मोर्टेलिटी रेट का एक कारण था कि क्यों होता था. ठीक है ना. थर्ड पॉइंट है वाइल फेमाइन्स अकर लार्जली ड्यू टू ड्रॉट्स, एपिडेमिक्स अकर ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, अब जो फेमाइन्स आते थे ना वो बेसिकली क्या होते थे, किस वजह से आते थे, सूखेपन की वजह से आती थी. ठीक है, और जो एपिडेमिक्स है ना वो किसकी वजह से आते थे, पब्लिक हेल्थ सर्विस की नेग्लेक्ट की वजह से. ठीक, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट यानी कितने लोग एजुकेटेड होते थे. अब जो लिटरेसी रेट है अब उसे पढ़ते हैं. लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट was nearly 16%, reflecting social backwardness as a reflection of economic backwardness. Female literacy rate was still worse, only 7%. This indicated gender bias in the society. ठीक है, जो लिटरेसी रेट होता है वो बेसिकली वो होता है कि कितने लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. उस टाइम पे वो कितना था, तो 16%. मतलब ये मान लो 100 में से सिर्फ 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, जो कि सोशल बैकवर्डनेस को रिफ्लेक्ट करता है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी. और जो उस टाइम पे औरतों का पढ़ा लिखा होना था वो सिर्फ 7% था. 100 में से सिर्फ 7 महिला ही पढ़ी लिखी होती थी. 100 में से 7 फीमेल ही सिर्फ लिख सकती थी, पढ़ सकती थी, उनसे ज़्यादा नहीं. उस टाइम पे फीमेल एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. इससे क्या होता था, ये जेंडर बायस को भी रिफ्लेक्ट करता है. जेंडर बायस यानी
भेदभाव। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का टॉपिक हम दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।